हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 12th मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर डिस्कसिंग, अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो फ्रेंड्स, आज हमें 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। पहला है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने नया गाइडलाइन जारी किया है सेफ अबॉर्शंस के लिए। और ये आपका बेसिकली कौन से टॉपिक में कवर होगा? इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम एंड देयर मैंडेट, इसके अंतर्गत आपका कवर हो जाएगा। और WHO की बात करें तो आपको पता होगा कि ये यूनाइटेड नेशन की वन ऑफ द 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको हमें बताना है कि कहाँ पर है, एंड इसमें अभी फिलहाल कितने मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, तो हम गाइडलाइंस की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमने सिलेबस देख ही ली है, तो लेट्स टॉक। तो पहला गाइडलाइंस है फुल डीक्रिमिनलाइजेशन किया जाए एबॉर्शन का। यानी कि आपको पता होगा बहुत सारे देशों में जो एबॉर्शन है वो अलाउड नहीं है, तो उन सब देशों में जहां पर एबॉर्शन एक क्रिमिनलाइजेशन के टैग में रखा गया है उसको हटाना होगा। फुल डीक्रिमिनलाइजेशन करने की जरूरत है। दूसरा है, वैसे लॉज एंड रेगुलेशंस जो एबॉर्शन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ऑन द ग्राउंड बेस्ड ऑन जेस्टेशनल एज लिमिट, उन लॉज एंड रेगुलेशंस को भी हटाने की बात कही है। और जब हम बात करते हैं जेस्टेशनल एज लिमिट, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो जेस्टेशनल पीरियड क्या होता है? एक प्रकार से ये टाइम पीरियड होती है बिटवीन द कंसेप्शन एंड बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। और इसी पीरियड में जो बेबी होती हैं वो ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं प्रेग्नेंट पेरेंट्स के यूटेरस में। एंड इसका बेनिफिट ये होता है कि जो पॉसिबल ड्यू डेट है बर्थ की, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। साथ ही साथ अगर कुछ कम्प्लेक्सिटीज बच्चे में देखने को मिल रही है तो टेस्टिंग एंड केयर के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। और बेबी का जो हेल्थ है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको भी इवेलुएट किया जा सकता है। तो एक प्रकार से ये गाइडलाइन की तरह सब करता है टू डिटरमाइन कि अगर जो बेबी का हेल्थ है वो, या फिर जो बेबी है वो एज एक्सपेक्टेड ग्रो कर रही है विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटीज। एंड अगर कुछ कम्प्लेक्सिटीज आती है तो कब उस कम्प्लेक्सिटीज को ठीक करना है। एंड ये सब आपके कुछ बेसिक्स होते हैं। तो ये बातें हमने डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट रिकमेंडेशन की एसेस टू क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग महिलाओं को प्रोवाइड की जाए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड। एंड इट रिकमेंड्स अगेंस्ट मैंडेटरी वेटिंग पीरियड्स फॉर एबॉर्शन। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट बात जो WHO के रिकमेंडेशन में कही गई है, गाइडलाइंस में कही गई है, कि जो एबॉर्शन है वो आपका अवेलेबल करा दी जाए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द वोमेन इटसेल्फ। यानी कि एबॉर्शन अगर वोमेन कह रही है तो फिर उनके रिक्वेस्ट पर ही अलाउ कर दी जाए। ऐसा ना हो कि दूसरा पार्टी, चाहे वो आपका कोई इंडिविजुअल हो, बॉडी या इंस्टीट्यूशन हो, उसकी परमिशन लेनी पड़े तब जाके अबॉर्शन अलाउड हो, तो इसके खिलाफ रिकमेंडेशन देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। रिकमेंड द अबॉर्शन बी अवेलेबल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वोमेन विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल, बॉडी और इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम एबॉर्शन के स्टेटस की बात करें वर्ल्ड ओवर में, तो कुछ खास अच्छी पिक्चर तो नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो अराउंड 45% जो अबॉर्शंस होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो अनसेफ हैं। एंड ये और भी चौंकाने वाली डाटा है कि उसमें से भी आपका जो 97% अनसेफ अबॉर्शन वो आपके डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं। ठीक है, तो ये आप कहीं पर भी कोट कर सकते हो अगर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं आते हैं। ठीक है, तो इस डाटा को आप याद रख सकते हो, काफ़ी अच्छी डाटा है ये। एंड अनसेफ अबॉर्शन आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ये है कि इट लीड्स टू द सेफगार्ड ऑफ मैटरनल डेथ एंड मॉर्बिडिटीज। एंड इसका निगेटिव इम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है? तो फिजिकल मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस महिलाओं में, सोशल एंड फाइनेंशियल बर्डन्स महिलाओं पर आ सकती है, कम्युनिटीज़ पर आ सकती है, हेल्थ सिस्टम पर आ सकती है। एंड अगर एक्सेस टू सेफ, टाइमली, अफोर्डेबल एंड रेस्पेक्टफुल अबॉर्शन केयर नहीं मिलता है महिलाओं को, तो फिर ये क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ इश्यूज आ जाती हैं, एज वेल एज ह्यूमन राइट का भी इश्यू आ जाता है। ठीक है, सेफ healthcare is one of the basic
ह्यूमन राइट्स कह सकते हो, चाहे वो महिलाओं का हो या फिर पुरुष का हो, तो सेफ हेल्थ केयर इज़ ए प्रायोरिटी। एंड अगर हम बात करें स्टेप्स क्या ली गई हैं बाय इंडिया टू कंट्रोल द अनसेफ अबॉर्शन, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, और ये एम्पावर करती है महिलाओं को बाय प्रोवाइडिंग कम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर टू ऑल। इसको बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये आपके विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन है उसमें कवर किए जाते हैं, तो आपको एक बार अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इट कैन बी वन ऑफ द पोटेंशियल क्वेश्चन for prelims 2022 as well. And next is your RMNCH plus A यानी कि रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम, जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत चलाई जाती हैं, एंड इट प्रोवाइड फॉर कम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर सर्विसेज। एंड नेक्स्ट इज योर गाइडलाइंस ऑन CACS यानी कि कम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर सर्विसेज के ऊपर गाइडलाइंस भी है, एंड वी हैव द मेडिकल मेथड्स ऑफ अबॉर्शंस, ये सब सारे स्टेट्स को प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी कोई आर्टिकल्स आती हैं यहाँ पर जरूर लिखा जाता है कि भारत की तरफ से क्या स्टेप लिए जाते हैं सर्टेन इश्यू को लेकर, तो वो आपको आंसर राइटिंग में लिखने हैं, क्योंकि आप इसके माध्यम से जो चेक करेगा आपका आंसर, आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो कि हाँ आपको पूरा जानकारी है कि भारत में क्या चल रहे हैं, कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, है ना, अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट। तो कंसेप्ट के साथ आप बता भी रहे हो कि क्या क्या भारत स्टेप ले रहा है आने वाले समय में, या फिर अभी जो करंट स्टेप्स लिए गए हैं। तो ये सब वन ऑफ द मार्क्स फेचिंग एरिया डायमेंशन जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रिलीजेस गाइडलाइंस फॉर द स्कीम अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आपको पता है हमारे देश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, एंड जब हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो आप देख सकते हो वैक्सीन के मामले में प्रोड्यूस भी करते हैं एंड क्वालिटी मेडिसिन भी प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे देश से मेडिसिन प्रोड्यूस होती हैं वो सस्ती भी होती हैं, क्वालिटी वाले भी होते हैं, और हम भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो फॉरेक्स या फिर यूं कह सकते हो फॉरेन रेवेन्यू के जनरेशन का भी एक अच्छा खासा स्रोत है। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक पोटेंशियल है हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड कहीं ना कहीं हमें बस पुश करने की ज़रूरत है, और हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है, एंड न सिर्फ ये डोमेस्टिक डिमांड बल्कि इंटरनेशनल डिमांड को भी मीट करने में सक्षम है। तो ये हमने बेसिक्स के बारे में बात करी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करी। अब बात करते हैं इस स्कीम के अंतर्गत जो गाइडलाइंस है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उसको मजबूत किया जाए, सो दैट इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाया जाए इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। एंड बिफोर डिस्कसिंग सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स को दिए जाएंगे फॉर क्रिएशन ऑफ कॉमन फैसिलिटी। जब हम बात करते हैं फार्मा क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब एक ही जगह पर आपको सारे जो इंडस्ट्री है मिल जाते हैं। तो फार्मा क्लस्टर का मतलब ये हुआ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आपको एक ही लोकेशन पर मिल जाएंगे। उसी प्रकार से आपने मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की बात सुनी होगी, है ना। क्लस्टर मतलब एक ही लोकेशन पर आपको बहुत सारे सेम सर्विसेज वाले इंडस्ट्रीज मिल जाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्लस्टरिंग। तो एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा फार्मा क्लस्टर्स को, एंड नेक्स्ट इज कि जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं या फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं वो अपग्रेड की जाएंगी, क्योंकि अगर इन पर ध्यान दिया जाता है एसएमईज एंड एमएसएमईज के ऊपर, तो जाहिर सी बात है ये और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स। तो कैसे अपग्रेड किया जाएगा? तो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा या फिर कैपिटल सब्सिडी दी जाएंगी अगर वो कैपिटल लोन्स लेते हैं फॉर अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्शन फैसिलिटीज। एंड नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल आउटले कितना रखा गया है? तो 500 करोड़ का फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2021 टू फाइनेंशियल ईयर 2025-26।
एंड इसके 3 कंपोनेंट्स या फिर सब स्कीम्स कह सकते हो। एक है आपका असिस्टेंस टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर कॉमन फैसिलिटी, और इसके तहत जो भी आपके एग्जिस्टिंग फार्मास्यूटिकल क्लस्टर की कैपेसिटी है उसको मजबूत किया जाएगा, उसको और ज़्यादा एम्पावर किया जाएगा सो दैट इसकी ग्रोथ सस्टेन्ड रहे by creating common facilities. And the second component की आपका जो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम है, इसके तहत MSMEs माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो इस सेक्टर से रिलेटेड है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन करें, बिकॉज जब ये इन स्टैंडर्ड्स का पालन करेंगे तो उनकी जो दवाइयाँ हैं वो और ज़्यादा बिकेगी, नॉट ओनली एट नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल। तो हमारा एक्सपोर्ट में भी इजाफा आएगा, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच आर ऑफ MSME कैटेगरी, तो उनमें भी आपका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट इज योर फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर्स को प्रमोट किया जाएगा। कैसे? वेरियस स्टडी एंड सर्वे रिपोर्ट्स के माध्यम से, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर, डाटाबेस क्रिएट करके, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एज वेल। तो अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर के क्या स्टेटस है भारत में, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम एंड 14 लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से इंट्रो से शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये पोटेंशियलिटीज को दिखाता है ना। और आपको याद रखना है, गलती नहीं करनी है, थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है, इट इज नॉट थर्ड लार्जेस्ट बाय वैल्यू। वैल्यू के टर्म्स में इट इज 14th लार्जेस्ट, ठीक है। तो प्रीलिम्स में उल्टा दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड। थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है एंड 14 लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू यानी कि आपका मनी के टर्म्स में। एंड इंडिया लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक ड्रग्स का ग्लोबल लेवल पर। इवन भारत सप्लाई भी करता है जेनरिक ड्रग्स को वेरियस नेशंस में, चाहे आपको अफ्रीका की बात करें या फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये हमने फ्रेंड सेकंड आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडियाज व्हीट एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 10 मेट्रिक टन्स दिस फिस्कल ईयर। आपको पता होगा जब हम बात करते हैं व्हीट के बारे में, तो व्हीट को ग्रो करने के लिए ठंडा प्रदेश की जरूरत होती है ना, क्योंकि ये राबी क्रॉप है, विंटर में ग्रो होती है, विंटर टेम्परेचर चाहिए। तो आप बताओ, जब हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन, ये आपका टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन में आता है। व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कम होता है और रिलेटिवली सुटेबल होगा आपका व्हीट के ग्रोइंग के लिए। दैट्स वाई रशिया एंड यूक्रेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड ओवर में फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो चाइना है, दूसरे नंबर पर बात करें तो इंडिया है, ठीक है। ये जरूर याद रखना है। तो आपको पता होगा कि क्यों रशिया और यूक्रेन में आपका व्हीट ग्रो किया जाता है, बिकॉज वहाँ की जो क्लाइमेट है फैसिलिटेट करती है, एज व्हीट इज ए राबी क्रॉप। तो और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात हम सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में आप देख सकते हो मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जाहिर सी बात है, इस कन्फ्लिक्ट के कारण जो आपका ग्लोबल सप्लाई है व्हीट का वो भी प्रभावित हुआ होगा। जाहिर सी बात है, जो रशिया और यूक्रेन व्हीट को एक्सपोर्ट करते थे जहाँ जहाँ, बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस एंड द डिस्टर्बेंस गोइंग देयर, सप्लाई चेन में दिक्कतें आई होंगी। तो वहाँ जब सप्लाई चेन में दिक्कतें आई तो फिर डिमांड तो उतनी ही है, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडिया जो है आगे आ सकता है। दैट्स वाई जो इंडिया की व्हीट एक्सपोर्ट्स है वो ग्रो कर सकती है। दैट्स लॉजिक बिहाइंड दिस। तो आप देख सकते हो व्हीट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया वो ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियल लेवल पर बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। बिकॉज एक तो कारण ये भी है कि व्हीट क्रॉप जो है भारत में अब वो अवेलेबल हो जाएंगे, बिकॉज आपका ठंड तो खत्म हो गई है, तो हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा होगा, तो आराम से व्हीट जो है अवेलेबल हो जाएंगी इंडिया में। तो जो डिमांड है वर्ल्ड ओवर की, उस डिमांड को कैटर कर सकता है भारत। एंड आप देख सकते हो रशिया एंड यूक्रेन टुगेदर अकाउंट्स फॉर क्वार्टर ऑफ ग्लोबल व्हीट सप्लाई। 25% जो ग्लोबल व्हीट सप्लाई होती है वो कंट्रीब्यूट करता है रशिया और यूक्रेन के द्वारा। अब यहाँ पर जब कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो सप्लाई की दिक्कतें तो आई होंगी, लेकिन डिमांड तो उतनी है, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया हेल्प कर सकता है टू मीट द
ग्लोबल वीट सप्लाई। दैट्स वाई इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वीट का वो ग्रो हो सकता है आने वाले समय में। और अभी अगर हम देखें क्या स्टेटस है, तो वीट एक्सपोर्ट्स जो किए जाते हैं भारत से 2020, 12 एंड 2013 के पीरियड में आपका 6.5 मिलियन टन्स किए जाते थे, और अभी आप देख सकते हो इस साल ये उम्मीद की जा रही है कि इट विल एक्सीड 10 मिलियन टन्स। तो क्यों, इसका मैंने आपको आंसर दे दिया है। एंड अगर हम बात करें वीट की, तो वीट एक प्रकार से आपका मेन सीरियल क्रॉप है, भारत में ग्रो किए जाते हैं, और ये राबी सीजन में ग्रो किए जाते हैं या सिंपल कहो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। एंड अगर हम स्टेटस की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, चाइना पहला है। इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया है। एक तो आपको वीट जब आप पढ़ते हो तो राइस को भी साथ ही साथ पढ़ लिया करो। राइस है आपका खरीफ क्रॉप, वीट है आपका राबी क्रॉप, ठीक है। और राइस के मामले में प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन है? चाइना ही है। वीट के मामले में प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन है? चाइना ही है। और दूसरे नंबर पर कौन है? इंडिया है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन एक आध दो आ ही जाते हैं। पिछले बार तो आई थिंक कॉटन को लेकर आया था, हाँ कॉटन को लेकर आया था। तो अगर हम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन्स में ग्रो कर सकती हैं, एंड टेम्परेट जोन में एज वेल एज कोल्ड रीजन्स ऑफ द फार नॉर्थ वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं। दैट्स वाई आपका रशिया में ग्रो होता है ये, यूक्रेन में ग्रो होता है ये, ठीक है। भारत में क्यों ग्रो होता है वो आपको पता होगा, क्योंकि भारत में विंटर आती है। विंटर अभी जैसे विंटर अभी आई और अब जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वो क्लाइमेट फैसिलिटेट करता है, जिसके कारण आपका वीट ग्रो होता है। लेकिन एक बात आप देख रहे होगे मैप में, यहाँ पर आप देखो ये वो रीजन है जहाँ पर वीट ग्रो की जाती है। आप देख सकते हो कोस्टल रीजन में उतनी वीट नहीं ग्रो की जा रही। क्यों नहीं ग्रो की जा रही? बिकॉज टेम्परेचर यहाँ का जो फैसिलिटेट नहीं करता है। कैसे? बिकॉज यहाँ पर समुंदर है, तो समुद्र के कारण जो आपका क्लाइमेट है वो कभी भी लो नहीं होगा इवन ड्यूरिंग द विंटर। लेकिन ऊपर आप नॉर्थ इंडिया की बात करो तो ये कॉन्टिनेंटलिटी है ना, काफी ज्यादा कॉन्टिनेंटल पोर्शन है, इसके आसपास कोई भी समुद्र आप नहीं देख रहे होगे, तो जो आपका सी का इफेक्ट है वो आपका नहीं देखने को मिलता है विंटर में। दैट्स वाई विंटर काफी ज्यादा एक्सट्रीम होती है नॉर्थ इंडिया में, और इसी के कारण एक फैसिलिटेटिव क्लाइमेट बनता है फॉर द ग्रोइंग ऑफ द वीट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होंगी। तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बारे में हमने बताया आपको। एंड देख सकते हो आप कूल मॉइस्ट वेदर की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द ग्रोइंग पीरियड, फॉलोड बाय ड्राई वार्म वेदर टू इनेबल द ग्रेन टू रिपेन प्रॉपर्ली। तो ये बात है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या आप देख सकते हो 20 से 25 डिग्री। तो 20 से 25 डिग्री नॉर्थ इंडिया में कब आता है? ठंड के समय में। अभी जैसे देख सकते हो अभी आपका मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल मई जून जब आएंगी तो टेम्परेचर आपका क्या होगा? 30 से प्लस होगा, ठीक है। लेकिन यही जब विंटर का समय आता है तो टेम्परेचर जो है लेस देन 30 हो जाती है, तो आराम से वीट यहाँ पर ग्रो हो जाती है। लेकिन यही हम अगर हम बात करें कोस्टल स्टेट्स में, तो टेम्परेचर उतनी ज़्यादा नीचे गिरती नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर वीट का कल्टीवेशन फैसिलिटेट नहीं होता। लेकिन हाँ, राइस का कल्टीवेशन आराम से फैसिलिटेट होगा, बिकॉज राइस इज ए खरीफ क्रॉप, तो टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हो ड्यूरिंग हेडिंग एंड फ्लावरिंग स्टेजेज एक्सेसिव हाई या फिर अगर लो टेम्परेचर होता है या फिर ड्राउट होता है, तो जाहिर सी बात है ये वीट के लिए हार्मफुल है। एंड अगर कौन से सॉइल्स की जरूरत पड़ती है, तो देख सकते हो क्लेई लोमी सॉइल या फिर लोमी टेक्सचर सॉइल की जरूरत पड़ती है। गुड स्ट्रक्चर मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाले सॉइल की जरूरत पड़ती है ना। ऐसा नहीं कि राइस की तरह जहाँ पर आपको भारी मात्रा में वाटर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर एक्सट्रीम वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के माध्यम से जो आपका थोड़ा बहुत रेनफॉल आता है विंटर में, तो वो भी कहीं ना कहीं सफिशिएंट हो जाती है आपका वीट को ग्रो करने के लिए। लेकिन राइस के मामले में आपको पता है भारी भरकम पानी की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई मानसून सीजन आने से पहले राइस को एक प्रकार से कल्टीवेट करने का प्रयास किया जाता है, एंड मानसून में उसको प्रॉपर पानी मिल जाती है। अगर हम इंडिया के लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो याद रखना है आपको पंजाब। यहाँ आप देखो पंजाब इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है। तो पहला कौन हो गया? पंजाब। दूसरा कौन हो गया? मध्य प्रदेश। आप हमें बताओ राइस के मामले में पहला कौन आता है और दूसरा कौन?
आता है इंडिया में। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यूएस वार्न्स रशिया ऑन यूजेज ऑफ केमिकल वेपन्स इन रशियन यूक्रेन वॉर। तो यूएस ने वार्न किया है रशिया को कि भाई साहब खबरदार हो जाओ अगर आपने केमिकल वेपन्स रशियन यूक्रेन वॉर में यूज किया तो। और ये जो वार्निंग है वो यूएस के द्वारा दी गई है बिकॉज ऑफ रशिया एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जहां पर उन्होंने यूएस पर यूक्रेन पर आरोप लगाए कि भाई साहब आप सब जो है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स डेवलप कर रहे हो। तो यूएस रशिया पर आरोप लगा रहा है, रशिया यूक्रेन, और जो आपका रशिया है वो यूएस यूक्रेन पर आरोप लगा रहा है। तो देख सकते हो आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है। तो ये क्या होते हैं केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन, इसके बारे में हमको समझना है। तो आसान है, इसको समझने में तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। एंड अगर हम बात करें सिलेबस की तो देख सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा। केमिकल वेपन्स की बात करें तो ऐसा कोई वेपन जहां पर टॉक्सिन्स या केमिकल सब्सटेंसेस का यूज किया जा रहा हो टू मेक दैट वेपन्स। ठीक है, ये केमिकल जब हमारे बॉडी में जाएंगी, चाहे वो इनहेलेशन के माध्यम से हो या फिर खाने पीने के माध्यम से हो, तो जाहिर सी बात है वो हमारे बॉडी सिस्टम को अटैक करेगा। इसमें क्या क्या कंपोनेंट आ जाती हैं तो देख सकते हो चोकिंग एजेंट, ऐसे कोई केमिकल्स रिलीज कर दिए जाएं जिसके कारण हमारा रिस्पायरेटरी या लंग सिस्टम प्रभावित हो जाए, तो वो भी आपका केमिकल वेपन्स ही है। दूसरा है आपका ब्लिस्टर एजेंट। तो ब्लिस्टर एजेंट में देख सकते हो मस्टर्ड गैस जो स्किन को बर्न कर सकती है एज वेल एज लोगों को ब्लाइंड कर सकती है। तीसरा है नर्व एजेंट। तो नर्व एजेंट के अंतर्गत वैसे केमिकल्स जो कहीं ना कहीं ब्रेन की जो कॉन्शियसनेस है उसको प्रभावित कर देती है। ठीक है, तो ये हो गई नर्व एजेंट विच इंटरफेयर विद द ब्रेन्स मैसेजेस टू द बॉडीज मसल्स। एंड इसको अच्छे से याद रखना है, डेवलप करना, प्रोड्यूस करना या फिर एक्वायर या स्टॉक पाइल करना या फिर केमिकल वेपन्स को रिटेन करना, वो सब प्रोहिबिटेड है अंडर द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। इसको अच्छे से याद रखनी है। और ये जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है ये आपका 1997 में फोर्स में आया था और अभी फिलहाल आपका 193 स्टेट पार्टीज हैं इसके अंतर्गत। और क्या इंडिया पार्टी है? बिल्कुल है। ठीक है, इंडिया दोनों को पार्टी है, चाहे वो आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन हो या फिर आपका ये क्या कहते हैं उसको, हाँ, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है। तो दो कन्वेंशन देख सकते हो आप दोनों, एक केमिकल को डील करता है, एक बायोलॉजिकल को डील करता है। तो केमिकल का भी पार्टी है भारत और बायोलॉजिकल का भी पार्टी है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें बायोलॉजिकल वेपन्स की तो बायोलॉजिकल वेपन्स में क्या आ जाएंगे कि भाई साहब कोई वायरस बैक्टीरिया के माध्यम से डिजीज फैला दिया जाए जो ह्यूमंस को मारने में सक्षम हो, है ना। तो बायोलॉजिकल वेपन्स आर दोज विच डिसेमिनेट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इसके तहत क्या हो गया, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को फैला दिए जाते हैं देश विदेश भर में, या फिर टॉक्सिन्स जो उनके द्वारा रिलीज होती है टू हार्म और किल द ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स। तो बायोलॉजिकल वेपन्स इज डिस्ट्रक्टिव नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस बट फॉर प्लांट्स और फॉर एनिमल, है ना। फॉर एंड इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो वेपनाइज्ड एजेंट हो गए, एक हो गया डिलीवरी मैकेनिज्म जो डिलीवरी में एड करता है। एंड फिर देख सकते हो आप डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग, यूज ऑफ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन प्रोहिबिटेड है अंडर द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के अंतर्गत। और ये आपका 1975 में आया था। और इसको अच्छे से याद रखना है कि ये जो आपका बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है इट सप्लीमेंट्स द 1925 जेनेवा प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड ये जो जेनेवा प्रोटोकॉल है इसको भी याद रखनी है आपको, इट हैज प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। तो अगर आपको पूछा जाएगा 1925 जेनेवा प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। इसमें आपका 183 स्टेट्स पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो अगर क्रोनोलॉजी में अरेंज करने पूछा जाएगा आपको यूपीएससी क्वेश्चन में, तो आपको क्या पूछा जा सकता है, अरेंज द फॉलोइंग इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए कि जेनेवा प्रोटोकॉल पहले आया था 1925 में, उसके बाद आपका ये हाँ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन आया था 1975 में, और उसके बाद आपका आया कौन सा, केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो कि आपका आया 1997 में। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी याद रख सकते हो सकता है यहाँ से पूछ लिया जाए बिकॉज दोनों में समांतर है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। स्पेस जंक डग बिग न्यू क्रेटर ऑन मून, एस्ट्रोनॉमर्स से। तो मैटर क्या है उसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस।
आपको भी पता है स्पेस जंक एक भारी भरकम समस्या होती जा रही है। जैसे जैसे आपका सैटेलाइट्स की दौर है, रेस है, वो बढ़ती जा रही है कि भाई साहब सैटेलाइट पे सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं। अब जो है ये सैटेलाइट स्पेस जंक है, हमारे अर्थ को ही नहीं बल्कि जो अदर सैटेलाइट्स या फिर प्लैनेट्स हैं, जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हो मून पर जाके क्रेटर बना दिया है ये स्पेस जंक। तो दूसरे अन्य जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, ये न्यूज निकल कर आया है। तो इट वाज द फर्स्ट अनइंटेंशनल केस ऑफ स्पेस जंक जो जाके मून के सरफेस को हिट किया है, और इस हिटिंग के कारण आपका एक न्यू क्रेटर इस्टेब्लिश हो गया है वहां पर। क्रेटर मतलब गड्ढा, डिप्रेशन, ठीक है। जैसे कोई प्लेनेट है, ठीक है, कोई डेब्रिस आया, डेब्रिस ने उस प्लेनेट पर अटैक किया तो वो क्या करेगा, डिप्रेशन क्रिएट कर देगा। तो शेप कैसा हो जाएगा, लेट से ऐसा। और मून पर आप देखते हो कि बहुत सारे क्रेटर है ना, इधर से अटैक किया ये क्रेटर बन गया, उसी प्रकार से लेट से इधर से कोई क्रेटर हुआ तो ये क्रेटर बन गया। तो मून पे बहुत सारे क्रेटर है, ठीक है। और ये जो स्पेस जंक जिसने अटैक किया और जिसके कारण क्रेटर डेवलप हुई, इट वाज ए पार्ट ऑफ चंगे 5T1 मिशन। और ये जो चंगे 5T1 मिशन है आपको अच्छे से याद रखना है, ये लूनर मिशन है जो हाल फिलहाल में लॉन्च की गई थी चाइना के द्वारा, है ना, मिशन टू मून। तो चंगे 5 रिसेंटली शीन इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज मिशन टू मून लॉन्च बाय द चाइना, इट इज नॉट बाय द नासा और द इसरो, ठीक है। अब जो क्रेटर्स हैं मून पर आप देखते हो कि मोर परमानेंट नेचर के, यहां से आपका मीन्स का क्वेश्चन बन सकता है, क्रेटर्स ऑन द मून आर ऑफ मोर परमानेंट नेचर देन दोज ऑन अर्थ, व्हाई। तो यहाँ पर आपके तीन रीजन निकल कर आते हैं। एक तो आपका एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, आपको भी पता है मून में कोई भी वातावरण नहीं है, देयर इज नो विंड सिस्टम फ्लोइंग ऑन द मून, इसलिए जो एक बार क्रेटर बन गई वो क्रेटर बनी रहती है, कोई डिस्टर्बेंसेस वहां पर नहीं होता है। तो पहला कारण आपको अच्छे से याद रखना है, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून। जबकि अर्थ में अगर हम बात करें तो प्रॉपर एटमॉस्फेयर है, प्रॉपर वेदर सिस्टम, क्लाइमेट चलते रहते हैं, ठीक है। दूसरा कारण है वहां पर कोई टेक्टोनिक इवेंट्स नहीं होती है। अगर हम अर्थ के बात करें तो अर्थ तो आपका एक्टिव टेक्टोनिक सिस्टम है, प्लेट्स मूव करते रहती है, डिप्रेशन बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, है ना, ट्रेंचेस सब बनते हैं, लेकिन वहां पर तो कोई टेक्टोनिक इवेंट्स नहीं होती। तो जो मून का सरफेस है वहां पर कोई नया रॉक बनता नहीं है, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग सरफेस पैटर्न है उसमें कोई बदलाव नहीं होती है। तो अगर पहले से कोई क्रेटर बना हुआ है तो वो बना ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा अगर हम देखें तो, क्योंकि वहां पर कोई टेक्टोनिक इवेंट नहीं होती। अदरवाइज देख सकते हो कोई क्रेटर लेट से अर्थ पर बन ही गया और लेट से कि वहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वोल्केनिक इरप्शन के कारण क्या हुआ, वो क्रेटर फिलअप हो जाएंगे। लेकिन वहां पर मून में ऐसा तो कोई टेक्टोनिक इवेंट्स होती नहीं है, जिसके कारण जो क्रेटर बन गया वो तो बन ही गया, कोई नया रॉक बनते नहीं है, तो उसको फिलअप करने वाला कोई मैकेनिज्म वहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर एब्सेंस ऑफ वोल्केनिज्म, तो वोल्केनिज्म जैसी भी घटनाएं नहीं होती, तो इट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर क्रेटर्स टू बी कवर्ड, इसलिए इतने सारे क्रेटर आपको मून में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें स्पेस डेब्रिस की, तो स्पेस डेब्रिस मतलब स्पेस जंक कह सकते हैं इसको, आर्टिफिशियल मटेरियल जो ऑर्बिट करते रहते हैं अर्थ को, और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बल्कि एक ही दिक्कत इसमें निकल कर आती है कि ये जो है सैटेलाइट्स को क्रैश करवा सकती है, या फिर आपका फ्यूचर सैटेलाइट मिशंस को ये प्रभावित कर सकती है। एंड ये जो आपका स्पेस जंक है, इट कैन बी एज लार्ज एज द डिस्कार्डेड रॉकेट स्टेज, या फिर एज स्मॉल एज माइक्रोस्कोपिक चिप ऑफ पेंट। तो काफ़ी छोटी भी हो सकती है और काफ़ी बड़ी भी हो सकती है। और आप देख सकते हो स्पेस डेब्रिस ऑर्बिट करता है अराउंड द अर्थ एट ए स्पीड ऑफ 25,265 किलोमीटर पर आवर लो अर्थ ऑर्बिट में। कितनी ज़्यादा स्पीड होती है, सोचो अगर ये टकरा गई किसी सैटेलाइट से तो सैटेलाइट पर कितना डैमेज होगा। क्या रिस्क एसोसिएटेड है स्पेस डेब्रिस से, क्यों इतनी ज़्यादा चिंता है स्पेस डेब्रिस को लेकर आ रही है। तो पहली बात तो जो एस्ट्रोनॉट शूट्स बनाए जाते हैं या इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, इट इज़ नॉट डिजाइंड टू डील विद द स्पेस डेब्रिस, ठीक है। और अगर कोई स्पेस सैटेलाइट की री एंट्री होती है तो अगर वो इन स्पेस डेब्रिस से टकरा जाता है तो इट कैन लीड टू रिस्क टू द लाइफ ऑफ द एस्ट्रोनॉट एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में भी
इंक्रीमेंट आता है, बिकॉज ये सब स्पेस डिग्री से अलग से ही हमें डील करनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी बढ़ जाती है। केसलर सिंड्रोम आपने सुना होगा। केसलर सिंड्रोम को आपको समझने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाते हैं। जैसे एक आपका रोड है और वो रोड जो है यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में गाड़ियां चली जा रही है, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला रोड है। अब आप समझो कि लेट से कि एक गाड़ी खराब हो गई बीच में, ठीक है। अब ये एक गाड़ी खराब हो गई, रुक गई, अब ये इससे टकराएगी, ये इससे टकराएगी, ये इससे टकराएगी, ये इससे टकराएगी, है ना। तो सीरीज ऑफ टकराइंग विल स्टार्ट हैपनिंग हियर। उसी प्रकार से इसको उठा के आप स्पेस में लेकर चलो। गाड़ी को स्पेस में लेकर नहीं जाना है, स्पेस डेब्रिस को लेकर जाना है ना। स्पेस में आपके स्पेस डेब्रिस होंगे। अब इतने ज्यादा स्पेस डेब्रिस हो जाए कि भाई साहब एक अगर स्पेस डेब्रिस दूसरे से टकराती है, ठीक है, तो क्या होगा, सीरीज ऑफ कॉलिजन स्टार्ट हो जाएंगे कि एक स्पेस डेब्रिस एक सैटेलाइट से टकराए, अब ये सैटेलाइट हो सकता है दूसरे टकरा जाए, तीसरे से टकरा जाए, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स होने लगेगी। इसी को हम केसलर सिंड्रोम कहते हैं। देख सकते हो, इट इज ए फेनोमेना इन विच अमाउंट ऑफ जंक इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ रीचेज ए पॉइंट जहां पर इट क्रिएट्स मोर एंड मोर स्पेस डेब्रिस। एक टकराया, फिर दूसरा टकराया, फिर तीसरा टकराया, तो इसके कारण और ज्यादा आपका स्पेस डेब्रिस क्रिएट होने लगेगा, काउजिंग द बिग प्रॉब्लम फॉर द सैटेलाइट्स, एस्ट्रोनॉट्स एंड द मिशन प्लानर। ये सब बातें। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। एक आप नेशनल यूथ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हो। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 अभी आपको देखने को मिला। क्या है आपका नेशनल यूथ पार्लियामेंट? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, अच्छे से याद रखना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई साहब डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए, डिसिप्लिन लाई जाए, टॉलरेंस लाई जाए, टू इनेबल स्टूडेंट्स कि वो लर्न कर सके अबाउट द प्रैक्टिसेस एंड द प्रोसीड्यूर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और ये जो आपका प्रोग्राम है, इट ऑल्सो इन्विजेज किशोर सभा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 12 तक के लिए आपका किशोर सभा है, एंड तरुण सभा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। एंड ये आपका 1966 से ही चलता आ रहा है, लेकिन टू इंक्रीज कवरेज रिसेंटली एक वेब पोर्टल लॉन्च की गई है, एस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। हमने 5 आर्टिकल्स डिस्कस किया वन बाय वन। होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस इश्यू। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।